सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में आर्य और रिद्धि के बीच में झगड़ा हो जाता है और उसके बाद से आर्य वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रिद्धि माहिरा को कॉल करती है और माहिरा को बताती है कि मैंने अपनी टिकट बुक कर ली है और मैं कल ही ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ और ये बात तू किसी को नहीं बताएगी। अब इसके आगे माहिरा हैरानी से उसको देखते हुए कहती है, लेकिन रिद्धि ऐसे कैसे? तू किसी को नहीं बताएगी थी कि तू कहाँ जा रही है? तो रिद्धि बोलती है नहीं। तो माहिरा बोलती है अपनी मॉम डैड को भी नहीं? तो रिद्धि कहती है नहीं। माहिरा कहती है लेकिन क्यों? तो रिद्धि कहती है क्योंकि अगर मैंने उन्हें बताया कि मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ तो वो मुझे वजह भी बतानी पड़ेगी और मैं नहीं चाहती कि आर्य उनकी नज़रों में गिर जाए। डैड बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं आर्य पर। तो मायरा बोलती है, वाह, तू तो बहुत बढ़िया है रिद्धि। तू और आर्य इस कहानी में बस तुम दोनों ही हो और कोई तो है ही नहीं। तेरे मम्मी पापा उनका कोई हक नहीं बनता कि वो जाने कि उनकी बेटी की ज़िंदगी में आखिर चल क्या रहा है या क्या नहीं। ये सुनकर रिद्धि मायरा की तरफ देखने लगती है तो मायरा अपनी बात कहनी जारी रखती है। वो बोलती है, देख रिद्धि, मेरा मानना ये है कि तुझे एक बार अपने डैड से बात करनी चाहिए क्योंकि माना कि वो आर्य पर भरोसा करते हैं लेकिन उससे ज़्यादा भरोसा वो तुझ पे करते हैं क्योंकि तू उनकी बेटी है और इस तरह बिना कुछ भी बताए यहाँ से इस तरह से हमेशा के लिए चले जाना उनके साथ गलत करना है। तो रिद्धि कहती है ठीक है, अगर तू कहती तो मैं डैड से बात कर लूँगी, लेकिन तू आर्य और आर्य की फैमिली में से किसी को भी नहीं बताएगी कि मैं कहाँ गई हूँ। मायरा कहती है लेकिन अगर उन्होंने तेरी फैमिली से पता कर लिया कि तू कहाँ गई है तो रिद्धि बोलती है मैं डैड को मना कर दूँगी कि वो किसी को भी मेरा एड्रेस ना दें और ना ही किसी को ये बताएं कि मैं कहाँ हूँ। तो मायरा कहती है सच को कितना भी छुपा लो रिद्धि, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन नहीं छुपता है। एक ना एक दिन तो आर्य को सच पता चल ही जाएगा और जिस दिन उसे सच पता चल गया वो तुझे ढूंढ लेगी। और फिर अगर आर्य ने कॉलेज से पता कर लिया तो रिद्धि बोलती है मैंने प्रिंसिपल सर से बात कर ली है। वो मेरी सारी चीज़ों को, सारी इन्फॉर्मेशन को कॉलेज से हटाने के लिए मान गए हैं। अब वहाँ से किसी को भी मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। मैंने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और मेरा एडमिशन कहाँ हुआ था और यहाँ पर डैड भी किसी को कुछ नहीं बताएंगे, तो किसी को कुछ पता चलने का सवाल ही नहीं है। मायरा बोलती है चल इन सब के बारे में छोड़, लेकिन एक बात बता रही थी, क्या तूने आर्य को सारी चीज़ें बताई? ये सुनते ही रिद्धि के फेस का रंग उड़ जाता है। वो इधर उधर देखते हुए कहती है नहीं। तो मायरा उसके फेस को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, रिद्धि तू जानती भी है कि तू क्या कर रही है? ये गलत है रिद्धि। मायरा बोलती है रिद्धि ये बता तू वहाँ पे अकेले कैसे रहेगी, सब कुछ कैसे मैनेज करेगी? तो रिद्धि बोलती है तू चिंता मत कर, मैंने सब कुछ का अरेंजमेंट कर लिया है। मैंने ऑस्ट्रेलिया में ही अपने हॉस्टल का भी सेटअप कर लिया है, वहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुझे अपने पास बुला लूँगी, तू आएगी ना? इससे पहले कि मायरा कोई जवाब देती तभी पीछे से राहुल की आवाज़ आती है, मायरा ही नहीं बल्कि मैं भी आऊँगा। सिर्फ कहने के लिए दोस्ती नहीं की है हमने तुमसे, बल्कि निभाने के लिए भी की है। तो फिर जो दोस्त ऐसे मुश्किल वक्त में अपने दोस्त को अकेला छोड़ते वो दोस्त किस काम के? और फिर रिद्धि के पास आकर उसके पास बैठते हुए बोलते हैं, तुम चिंता मत करो रिद्धि, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हम लोगों के रहते हुए तुम कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। तुम्हें जब भी हमारी ज़रूरत महसूस होगी तुम हमें खुद के पास पाओगी। और वैसे भी मेरा एक फ्रेंड अपनी फैमिली के साथ वही रहता है, तो मैं उससे कह दूँगा वो तुम्हें वहाँ सेटल करने में तुम्हारी मदद करेगा। और फिर अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो तुम्हारी पूरी मदद करेगा। जिस पर
रिद्धि राहुल की तरफ देखकर हल्का सा स्माइल करके कहती है, थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। फिर मायरा की तरफ देखते हुए कहती है, अब तू अपना ये उतरा हुआ फेस ठीक कर और मेरे साथ जाने की तैयारी करवा दे। मायरा कहती है, पहले तू अपने डैड को फ़ोन कर, उन्हें सारी बातें बता रिद्धि। रिद्धि उसकी बात सुनकर हाँ में अपना सर हिलाती है और फिर अपना फ़ोन निकाल कर अपने डैड को फ़ोन लगाकर उनसे बात करती है। बोलती, हेलो डैड। तो रिद्धि के पापा बोलते हैं, हाँ बेटा, कैसी हो? तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी, सब कुछ ठीक तो है ना? जिस पर रिद्धि रोते हुए कहती है, कुछ ठीक नहीं है डैड। तो उसके पापा परेशान होते हुए कहते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या ठीक नहीं है, मुझे बताओ। तो रिद्धि बोलती है, बताऊंगी डैड, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप आर्य से कुछ नहीं कहेंगे। तो वो बोलते हैं, लेकिन बेटा, मैं बिना पूरी बात सुने ऐसा कैसे वादा कर सकता हूँ? तो रिद्धि कहती है, डैड, अगर आप प्रॉमिस करेंगे तो ही मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। जिस पर वो हार मानकर कहते हैं, ठीक है, मैं आर्य को कुछ नहीं कहूँगा। अब तो बताओ आखिर बात क्या है, तुम रो क्यों रही हो? तो रिद्धि बोलती है, डैड, मैं यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, वो भी हमेशा के लिए। रिद्धि की ये बात सुनकर वो चौंक जाते हैं और हैरान होते हुए कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, वो भी हमेशा के लिए? लेकिन क्यों बेटा, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुम सबको छोड़कर यहाँ से जाना चाहती हो? तुम्हारे और आर्य के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर अचानक ये फैसला? जिस पर रिद्धि उसके बाद उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है। सच सुनकर उनको भी विश्वास नहीं होता कि आर्य जैसी इंसान, जिस पर उन्होंने अपनी सगी बेटी से ज़्यादा भी भरोसा किया था, वो ऐसा कुछ कर सकती है। रिद्धि रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी डैड, मैं आपसे किया हुआ वादा नहीं निभा पाई, मैं अपनी शादी नहीं निभा पाई, लेकिन डैड, मेरा यकीन मानिए, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर शायद मेरी किस्मत में सच्चा प्यार लिखा ही नहीं है, शायद मेरी किस्मत में खुशियाँ लिखी ही नहीं है। रिद्धि की ये बात सुनकर उसके पापा परेशान हो चुके थे। जितना दुख इस वक्त रिद्धि को हो रहा था, उससे कहीं ज़्यादा दुख उनको अपनी बेटी को इतने दर्द में देखकर हो रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने किसी तरह से खुद को संभाला और बोले, नहीं, ऐसा नहीं कहते। माना कि अभी वक्त थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वक्त हमेशा ही ख़राब रहेगा। तुम अभी अपने लिए वक्त चाहती हो तो खुद को वक्त दो। जाओ और जाकर अपना मन पढ़ाई में लगाओ। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा और ना ही तुमसे कोई सवाल करेगा। और रही बात तुम्हारे और आर्य के रिश्ते की, तो तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं अपने जीते जी तुम्हारा और आर्य का रिश्ता कभी नहीं टूटने दूंगा। जिस पर रिद्धि कहती है, डैड, मैं कल सुबह ही ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, मैं यहाँ अब और नहीं रहना चाहती। मैं आर्य की आंखों में खुद के लिए नफरत बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। जिस पर रिद्धि के पापा बेचैन होकर कहते हैं, लेकिन बेटा, ऐसे कैसे? तुम हमसे बिना मिले चले जाओगी? क्या सिर्फ आर्य तुम्हारे लिए ज़रूरी है? हम तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते? और फिर मैं क्या कहूँगा तुम्हारी मॉम से, तुम्हारी बहन से, क्या बताऊँगा उसे? तो रिद्धि बोलती है, डैड, मॉम से कुछ नहीं कहेंगे और ना ही उन्हें कुछ बताएंगे। उन्हें सिर्फ ये पता चलना चाहिए कि मैं पढ़ाई के लिए बाहर गई हूँ, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। कहाँ गई हूँ ये भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी से भी मिले। मैं अभी अकेले में रहना चाहती हूँ, खुद को ढूंढना चाहती हूँ। जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि मैं खुद को ढूंढ चुकी हूँ, उस दिन मैं आप लोगों से खुद मिलने आऊँगी। तब तक के लिए भूल जाइए कि आपकी कोई बेटी भी थी। जिस पर रिद्धि के डैड बोलते हैं, तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि हम भूल जाएंगे कि हमारी कोई बेटी भी थी, लेकिन क्या ये मुमकिन है? तुम अकेले रहना चाहती हो, वो बात ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें अकेला छोड़कर जाने की क्या ज़रूरत है? क्या तुम्हारी मॉम ये सब मान जाएंगी? बस कुछ दिन के लिए रुक जाओ रिद्धि, हम लोग जल्दी वहाँ आते हैं, फिर बैठ कर बात करते हैं। उसके बाद तुम जो चाहोगी वही होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे मन की करने में से कोई नहीं रोकेगा। तो रिद्धि बोलती है, डैड, प्लीज़ मुझे मत रोकिए, मुझे कमज़ोर मत कीजिए डैड, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ।
मैंने बड़ी मुश्किल से ये फैसला लिया है और खुद को संभाला है। मैं खुद की पहचान बनाना चाहती हूँ, खुद को ढूँढना चाहती हूँ। मुझे ये करने दीजिए। जिस पर रिद्धि के डैड बोलते हैं, ठीक है, जैसा तुम चाहो। अगर तुम हम सबसे इन सब परेशानियों से दूर रहकर खुश हो, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, क्योंकि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। मैं अभी तुम्हारे जाने के सारे अरेंजमेंट्स करवाता हूँ। जिस पर रिद्धि अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, नहीं डैड, आपको कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है। बस कल अर्ली मॉर्निंग में मेरी फ़्लाइट है और मैं चली जाऊँगी। बस जाने से पहले एक आखिरी बार आपसे बात करना चाहती थी। जिस पर रिद्धि के डैड अपने आँखों में आंसू भर के कहते हैं, मेरा बच्चा तो फिर हमसे कब मिलेगा? और एक बात अपनी मॉम से भी बात कर लेते। रिद्धि बोलती है, डैड, मैं मॉम से बात करके खुद को कमज़ोर नहीं करना चाहती। अगर मैंने मॉम से बात की तो मुझे कभी नहीं जाने देगी और उनकी बात मैं नहीं टाल पाऊँगी। इसलिए मैं उनसे बात नहीं कर रही। प्लीज़ आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। जिस पर रिद्धि के डैड कहते हैं, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये सुनकर रिद्धि एक फीका सा स्माइल करती है और फिर अपना फ़ोन रखती है। जैसे वो फ़ोन रखती है, सामने नेहा और ईशान चल के आते दिखाई देते हैं। उन दोनों को वहाँ देखकर रिद्धि एक पल के लिए हैरान हो जाती है, लेकिन फिर नेहा के पास जाकर उसे गले लगा लेती है। रिद्धि ईशान से कहती है, ईशान, नेहा, तुम दोनों सुबह सुबह यहाँ, क्या बात है? सब कुछ ठीक तो है ना? ईशान ने रिद्धि का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बिठा कहा, यही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं भाभी, कि सब कुछ ठीक तो है ना? कल भाई आपसे मिलने के लिए ऑफिस से जल्दी निकली थी। मुझे तो लगा था कि आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो आपको साथ लेकर ही लौटेंगे, लेकिन वो तो देर रात अकेले ही घर लौट आए और जब मैंने उनसे कुछ पूछना चाहा तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। मैं तो कल रात को ही यहाँ आना चाहता था, आपसे बात करना चाहता था, लेकिन ज़्यादा रात हो जाने की वजह से मैंने सुबह आपसे बात करने की सोची और मैं नेहा को लेकर यहाँ आ गया। अब आप मुझे बताइए कि आपके और उनके बीच में आखिर हुआ क्या है? रिद्धि ईशान का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, मुझसे कुछ भी मत पूछो ईशान, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता पाऊंगी। जिसे सुनकर ईशान के फेस पर परेशानी के भाव आ जाते हैं। वो रिद्धि के हाथों को कस के पकड़ते हुए बोलता है, क्या बात है भाभी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अब तो आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए था ना? सब सबूत तो थे ना आपके पास फिर? तो रिद्धि बोलती है, ईशान, मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकती, लेकिन सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे और आर्य के बीच में कुछ भी नहीं बचा है और मैं अब आर्य के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैं आर्य को हमेशा के लिए छोड़ के यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ, जहाँ वो चाह कर भी मुझ तक न पहुँच पाए। आर्य को मुझ पर विश्वास नहीं है और जब दो लोगों के बीच में विश्वास ही ना हो तो उनके बीच में कोई भी रिश्ता हो ही नहीं सकता है। तो ईशान कहता है, भाभी आप कैसी बातें कर रही हो? ऐसा क्या हो गया है आपके और उनके बीच में जो आप ये सब कह रही हो? जिस पर नेहा भी बेचैन होकर बोलती, ये तू कैसी बातें कर रही है रिद्धि? आखिर तेरे और आर्य के बीच में हुआ क्या है? रिद्धि बोलती है, अगर तुम दोनों जानना चाहते हो तो सुनो। आर्य को लगता है कि मेरे और कुणाल के बीच में कुछ चल रहा है, बल्कि सच कहूँ तो उसे ये लगता है कि मेरे और कुणाल के बीच में फिजिकल रिलेशन भी है। वो मेरे ऊपर सवाल उठा रही है, उसे लगता है कि मैं उसे अभी भी धोखा दे रही हूँ। जिस पर ईशान गुस्से से चिल्लाते हुए कहता, वो ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? पागल तो नहीं हो गई हैं वो आकर आप पर कैसे शक कर सकती हैं? तो ऋतिक बोलती है, क्योंकि इस वक्त आर्य की आंखों पर गुस्से की पट्टी बंधी हुई है, इसलिए उसे कुछ भी सच नजर नहीं आ रहा है। वो उसी को सच मान रही है जो उसे दिखाया जा रहा है। तो ईशान बोलता है, भाभी, अगर वो गलत है
तो आप हमें उनकी गलती दोहरानी चाहिए। अगर उनकी आँखों पर झूठ की पट्टी बंधी है तो क्या हमें वो पट्टी हटानी नहीं चाहिए? उनकी एक गलतफ़हमी की खातिर मैं आप दोनों की ज़िंदगी को ख़राब होते हुए नहीं देख सकता हूँ। तो रिद्धि एक गहरी साँस लेते हुए बोलती है, अब मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। जब आर्य को मुझ पर भरोसा नहीं है और वो मुझ पर इस तरह से घटिया इल्ज़ाम लगा रही है, तो मैं अपने आत्मसम्मान को छोड़कर, अपनी ज़मीर को कुचलकर उसके साथ नहीं रह सकती हूँ। तो ईशान बोलता है, हाँ भाई, हाँ भाभी, वो आपसे नाराज़ हैं, तो उनसे नाराज़ रहिए, लेकिन इन सब में मेरी और कशिश की क्या गलती है? भाभी, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? उनकी गलती की सज़ा आप हमें क्यों दे रही हैं? कशिश तो आपको भाभी माँ कहती है ना? आपके बिना तो हम लोग तो एक बार फिर से बिना माँ के हो जाएंगे। प्लीज़ भाभी, मत जाओ। ये सुनकर रिद्धि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ईशान के आंसू पोंछते हुए कहती है, मैं अगर रुकना भी चाहूँ तो भी नहीं रुक सकती हूँ ईशान। कुछ बात को समझने की कोशिश करो। और फिर मैंने आर्य से रिश्ता तोड़ा है, आर्य से दूर जाने का फैसला किया है, तुम लोगों से नहीं। तुमसे और कशिश से तो मेरा दिल का रिश्ता है, जो ना तो दूर होने से टूटेगा और ना ही किसी के कुछ कहने से। मैं हमेशा से तुम्हारी भाभी माँ थी और हमेशा रहूँगी। इस दुनिया में चाहे कितने भी आर्य आ जाएं और चाहे कितनी भी गलतफहमियाँ क्यों ना बढ़ जाएं, लेकिन वो हमारा रिश्ता कभी नहीं बदल सकती। तो ईशान बोलता है, तो भाभी, आपको हमसे दूर जाने की क्या ज़रूरत है? आपको भाई को सज़ा देनी है तो आप हमारे साथ रह रह कर भी तो दे सकती है ना? तभी नेहा बोलती है, लेकिन रिद्धि, तेरे पास तो तेरी बेगुनाही के सारे सबूत थे ना, फिर तूने आर्य को क्यों नहीं दिखाए? तू उनको माफ़ नहीं करना चाहती तो मत करना, लेकिन उनकी गलतफहमी को तो दूर कर दे। तो रिद्धि बोलती है, क्या करती उन सबूतों को दिखाकर? उन सबूतों को देखकर आर्य मुझ पर भरोसा तो कर लेती, लेकिन जो अब विश्वास मैंने उसकी आंखों में अपने लिए देखा है, वो कैसे मिटा पाऊंगी? अपने लिए जो नफ़रत मैंने उसकी आंखों में देखी है, मैं उसे कैसे भूल पाती? मुझे अपनी ज़िंदगी में प्यार से ज़्यादा ज़रूरी अपना आत्मसम्मान लग रहा है, और मैं उसी आत्मसम्मान की खातिर आर्य से दूर जाना चाहती हूँ। और तुम सबसे उम्मीद करती हूँ कि इन सब में तुम सब भी मेरा साथ दो। जिस पर ईशान रिद्धि की गोद में अपना सिर रख कर कहता है, ठीक है, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन आप ये तो बताओ कि आप जाना कहाँ चाहते हो? तो रिद्धि बोलती है, मैं जहाँ जाना चाहती हूँ, मैं वहाँ जाने का सारा इंतज़ाम कर लिया है ईशान। ये सुनकर ईशान हैरान होकर झट से बैठ जाता है, उसे हैरानी से देखने लगता है। लेकिन भाभी, आपको जाने की इतनी जल्दी क्या है? तो रिद्धि बोलती है, ईशान, तुम क्या चाहते हो कि मैं आर्य की आंखों के सामने रहूं और उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखकर तिल तिल करके मरती रहूं? जानते हो, अब तक मैंने उसकी आंखों में अपने लिए नाराज़गी देखी थी, लेकिन कल मैंने उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखी है। वो मुझसे डिवोर्स चाहती है। वो जल्दी मेरे पास डाइवोर्स पेपर लेकर आएगी साइन करवाने के लिए। लेकिन जानते हो, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन पेपर्स पर साइन कर दूं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने जीते जी इस रिश्ते को तोड़ सकूं। इससे पहले कि वो मेरे पास आए, उससे पहले मैं खुद ही उससे दूर जाना चाहती हूँ, ताकि उसे मेरी अहमियत महसूस हो, ताकि उसे ये महसूस हो सके कि मैं उसकी ज़िंदगी में कुछ मायने रखती हूँ। रिद्धि बोलती है, ईशान, मैं जितनी जल्दी इस सब से निकल जाऊंगी उतना ही मेरे लिए अच्छा है। और इसके आगे अब तुम कोई सवाल मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें उसके जवाब ना तो देना चाहती हूँ और ना ही दे पाऊंगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारी एक बदनसीब भाभी भी थी, जो चाह कर भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकी, और अगर किस्मत में हुआ तो हम फिर मिलेंगे। जिस पर ईशान बोलता है, नहीं भाभी, प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा मत कहो आप,
मैं कशिश को क्या समझाऊंगा? वो जब मुझसे आपके बारे में पूछेगी तो मैं क्या कहूँगा उसे? कैसे संभालूंगा उसे? जबकि इस वक्त तो मुझे खुद आपके सहारे की ज़रूरत है। रिद्धि बोलती है, तुम कशिश को जो कुछ भी मैंने कहा वही सब कह देना, वो समझ जाएगी। और रही बात तुम्हारी, तो तुम मुझे अपना सहारा बनाने की उम्मीद मत करो, क्योंकि इस वक्त तो मैं खुद बेसहारा हूँ। ईशान बोलता है, लेकिन भाई, दादी माँ, उन सब का क्या भाभी? आपके बिना हमारा घर बिखर जाएगा, सारे रिश्ते टूट जाएंगे, और ये सब कुछ मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगा। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय।